हेलो, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। भाई आप सभी का मैं स्वागत करता हूं बेटा हमारी इस क्लास में। जितने भी नन्हे छोटे प्यारे बच्चे हमारे बैठे हुए हैं उन सभी का साथ साथ बेटा मैं ये आशा भी करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और हमारी इस क्लास का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमारा एक अध्याय है चुनावी राजनीति। आज हम उसी के बारे में कुछ नई चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें बिना समय को व्यर्थ करे मैं पहली चीज़ तो ये है कि भैया आप सभी बच्चे जितने भी हमारी क्लास में हैं, मैं बता देता हूँ कि हमारा पूरा फोकस केवल और केवल पढ़ाई पर ही रहने वाला है। तो इधर उधर की बातें ना कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आप लोग अपने कमेंट्स को छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लास के बाद मैं क्या करूँगा, उन कमेंट्स को देख लूँगा और जो भी फीडबैक होगा हम उसको आने वाली आगे वाली क्लासेस में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि भैया कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं या क्या सीन है। एकदम टेंशन फ्री होके रहना है, केवल और केवल पढ़ाई करनी है और एंजॉय करना है हमारी इस क्लास को। तो भाई चलिए शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ करें, और हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है चुनावी राजनीति का ही लोकतांत्रिक चुनाव के लक्षण। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम इसको देखें और हम इसको पढ़ने का प्रयास करें और उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कि बहुत ज़्यादा अलग होंगी। इन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं जो जो पॉइंट्स लिखने वाला हूँ ये पॉइंट्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको साथ साथ नोट करते चलें। ठीक है, तो आप इसको साथ साथ नोट कर लीजिएगा और मैं यहाँ पर आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो नोट डाउन करवा रहा हूँ और समझाऊंगा भी। एक पॉइंट लिखने के बाद मैं उस पॉइंट को समझाऊंगा, आप लोग मेरे साथ इसको नोट करेंगे और फिर कहानी की तरह समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, चलिए। हर नागरिक के पास हर नागरिक के पास हर नागरिक के पास अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर वयस्क नागरिक हर वयस्क नागरिक को मताधिकार मिले और हर वोट का मूल्य या वजन एक समान हो। ये बन गया है हमारा पहला पॉइंट। अब मैंने यहाँ पर आपको ये पॉइंट लिख कर बता दिया है, आई होप आप सभी ने मेरे साथ साथ इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं और देखते हैं कि यार इस पॉइंट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हैं और इसको औरों से अलग बनाती हैं। इस बात को एक बार अगर हम दोबारा ध्यान से देखें तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में मेंशन करा गया है कि हर नागरिक के पास अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। यानी आप हो, मैं हूँ, आपके साथी हो, हम सभी के पास अपना प्रतिनिधि जो हमें रिप्रेजेंट करेगा
उसको चुनने का, उसको मत देने का, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब यहाँ पर हर नागरिक की बात करी गई है, क्या इसका मतलब ये नहीं निकलता कि हर सॉरी कि इसका मतलब ये नहीं निकलता कि हर वयस्क नागरिक को मताधिकार मिलना चाहिए? बिल्कुल निकलता है, हर वयस्क नागरिक जो है उसको मताधिकार मिले, और हर वोट का मूल्य या वजन भी क्या हो, एक समान हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना बन जाता है। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, हम यहाँ से एक क्या फैसला निकाल सकते हैं, इसको समझने का एक प्रयास करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एक। एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेने के लिए हम एक उदाहरण, बहुत ही मामूली सा उदाहरण लेते हैं, वो लेते हैं हमारी इस क्लास का। मान लेते हैं कि मैं जो हूँ, या मेरे, आप लोग कई टीचर से पढ़ते होंगे, कई सारे टीचर्स आपको पढ़ाते भी होंगे, और इन सभी में एक चीज़ कॉमन क्या है कि अब हम ये मान लेते हैं कि आपकी क्लास में या हमारी इस क्लास में इस समय लगभग, मतलब जो टोटल बच्चे हैं, कुल बच्चे, वो है 30। यानी कि टोटल बच्चे जो हमारी क्लास को देख रहे हैं वो 30 बच्चे हैं टोटल, एक अंदाज़ा मैंने ले लिया है। अब ये जो 30 बच्चे हैं, ये 30 बच्चों में एक चीज़ कंपलसरी होनी चाहिए कि उनकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए, यानी कि 18 या 18 से बड़े वो होने चाहिए। ठीक है, तभी वो वोट दे पाएंगे। और जो दूसरी एक क्वालिटी इनमें होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि वो हमारी क्लास के हों, यानी उनकी नागरिकता जो है वो हमारी ही हो, कि भैया हमारी क्लास के हों। यानी कि अगर कोई और बाहर की क्लास का बच्चा आपकी क्लास में आके बैठ जाएगा तो क्या उसको हक मिल जाएगा हमारी क्लास के वोटिंग में शामिल होने का? या इसको और बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, कुल बच्चे 30 हैं, आप सभी बच्चों को स्कूल में मॉनिटर वगैरह बनाया जाता होगा, और आप सभी में मॉनिटर बनने के लिए, खासकर जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, उनको बड़ी जल्दी होती है कि यार हमें मॉनिटर बना दीजिए सर प्लीज़। तो मॉनिटर बनना, समझ लेते हैं कि मॉनिटर के इलेक्शन हो रहे हैं, मान लीजिए मॉनिटर के लिए वोटिंग हो रही है। अब जो ये वोटिंग है आपकी, और ये जो कुल बच्चे हैं 30, इन्हीं 30 में से 4 बच्चे क्या हुए हैं, खड़े हुए हैं इलेक्शन में खड़े हुए हैं। अब ये इलेक्शन में खड़े हो गए हैं। अब इलेक्शन में खड़े हुए हैं 4, बच गए कितने हमारे, 26। तो 26 बच्चे ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से इसी चीज़ पर ही डिपेंड करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल। लेकिन मत देने का अधिकार सभी का होता है, तो ये जो 4 बच्चे होंगे ये भी वोट देंगे। इसी कारण हमने कुल बच्चों की संख्या 30 से कम नहीं करी है। ठीक है, इसलिए हमने कुल बच्चों की संख्या 30 से कम नहीं करी है, क्योंकि इन 4 बच्चों के भी वोट जो है वो काउंट होंगे। ठीक है, अब एज 18 प्लस होनी चाहिए, हमारी क्लास के होने चाहिए, यानी कि नागरिकता उसी देश, उसी राज्य या उसी प्रांत की होनी चाहिए। नागरिकता, यहाँ पे नागरिकता की बात करी गई है। अब नागरिकता को समझते हैं। जैसे भारत का नागरिक है, उसी तरीके से अगर मैं बात कर लेता हूँ कि भैया आप हमारी क्लास में हो, तो अधिकतर बच्चों, पता नहीं आपके स्कूल में ऐसा है या नहीं है, लेकिन जब हम स्कूल में थे तो हम जिस भी स्कूल में जाते थे उस स्कूल का आई कार्ड जो है, एक आइडेंटिटी कार्ड जो होता था, वो हमें अवश्य दिया जाता था, जिसे हमें गले में टांग कर अपना फ्रंट पॉकेट में रख के हम लोग ले जाते थे। उसके बिना अगर हम स्कूल में दिखते थे तो हम पे फाइन भी लगता था और हमें पनिशमेंट भी मिलती थी। हो सकता है आप में से कई बच्चे ऐसे हों जिनके स्कूल्स में आइडेंटिटी कार्ड्स लगे हुए हों। वो आईडी कार्ड्स किस लिए होते हैं? वो ये पता लगाने के लिए होते हैं कि ये जो बच्चा है ये कौन से स्कूल से है और कौन सी क्लास, और इसका नाम, इसके माता पिता का नाम, इसके घर का एक फ़ोन नंबर, सब उसके अंदर मेंशन होता है, यहाँ तक कि उसका एड्रेस भी मेंशन होता है। तो एक तरीके से वो जो आइडेंटिटी कार्ड है वो उसकी नागरिकता का प्रमाण बन गया है कि यार ये हमारी क्लास का नागरिक है, ये हमारी क्लास में पढ़ता है। ठीक उसी तरीके से आप जिस भी देश के नागरिक हैं, आप उसी देश में ही वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता एक भारत का नागरिक अमेरिका में जाके वोट डालिए, जब तक उस व्यक्ति को वहाँ की नागरिकता नहीं मिली हुई है तब तक वो वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, तब तक क्या है, वो वोट नहीं दे पाएगा। अब
अगर वो वोट नहीं दे पाएगा तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे कि एक चीज़ हमारे सामने क्या आती है, एक चीज़ हमारे सामने ये आ जाती है कि हमारी क्लास की नागरिकता है। अब कुल बच्चे कितने हैं हमारे, 30 हैं कुल बच्चे, ठीक है, जिसमें से 4 बच्चे हैं इलेक्शन में वो खड़े हो चुके हैं। उसके बाद एज जो है उनकी वो कितनी आ रही है, 18 प्लस आ रही है एज उनकी, ठीक है। हमारी जो क्लास की नागरिकता है वो क्या है, वो कुछ इस तरीके की है कि हमारी क्लास की जो नागरिकता है वो कुछ इस तरीके की है कि भैया हमारी क्लास का बच्चा ही वोट देगा, ठीक है। अब इसी पड़ाव को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर 30 बच्चे हैं और इन 30 बच्चों का वोट, यानी कि सुनिए मेरी बात, 30 बच्चे 30 वोट, यानी कि हर बच्चे के पास एक वोट है और उस एक वोट की कीमत क्या है, बराबर है, सभी वोट एक समान है। तो यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है हमें क्लियर होती है कि हमारे यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम है वो एक समान हो जाता है, यानी सभी वोट्स की कीमत जो है वो एक समान निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सरल सा उदाहरण लेकर आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर ये चीज़ हो गई होगी, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट इसके अंदर होगा, ठीक है। चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं। अगला जो पड़ाव हमारा आने वाला है वो चुनावी प्रक्रिया से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जी हाँ, हम लोग इससे अगला पड़ाव करने वाले हैं, जिसमें पहली चीज़ क्या आ रही है, चुनाव के दौरान, चुनाव के दौरान लोगों को कई विकल्प मिलने चाहिए ताकि वोटर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों में से किसी एक का चुनाव कर सकते। ठीक है, इस पड़ाव को समझना है हमें और कोशिश करनी है कि जितना बेहतर तरीके से हम इसको समझ सकें उतना बढ़िया तरीके से हम इसको समझेंगे। ठीक है, चुनाव के दौरान चुनाव के दौरान लोगों को कई विकल्प मिलने चाहिए, साथ ही ताकि वोटर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों में से किसी एक का चुनाव कर सकें। क्लियर है वाला पॉइंट सभी को, ठीक है। इसको बेहतर करने का थोड़ा सा ट्राई करते हैं, राइट, इसको कोशिश करते हैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से करने का। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल लेते हैं हम हमारी उसी क्लास का। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं, 30 थे। उम्मीदवार कितने थे, उम्मीदवार 4 थे। अब ये 4 के अगर मैं नाम लिखूं तो इनके नाम कुछ इस तरीके से आ सकते हैं, सोचिए एक मेरा ही नाम हो आशीष, एक बिलाल का नाम हो बिलाल, एक जॉय हो एक का नाम, और एक का नाम हम क्या कह सकते हैं, एक का नाम हम ले सकते हैं कि भैया रोहन। ये 4 नाम हैं जो कि उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं।
ये चार जो नाम है हमारे, ये अलग अलग, एक तरीके से इनकी अलग अलग पर्सनैलिटी है। आशीष जो है वो एक बड़ा ही एक मस्तीखोर आदमी है, मस्ती करने वाला। बिलाल जी जो हैं भैया हमारे बड़े ही सिंसियर आदमी हैं, यानी कि काफ़ी जटिल हैं। जोए जो है भैया, जोए काफ़ी हंसमुख हैं। और रोहन जो है वो दुखी रहने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, केवल नाम के ऑप्शंस नहीं है, बल्कि उन लोगों की जो पर्सनैलिटी है उसके भी ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। जैसे आशीष मस्ती करने वाला व्यक्ति है। अब भैया आपके पास चार ऑप्शन है, टोटल बच्चे कितने हैं, 30। इन चार को मिलाकर 30 बच्चे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उसका वोट उसी को जाता है। जाहिर सी बात है उसका वोट उसी को जाएगा, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। बात होगी इन 26 वोटों की। तो इन 26 वोटों के लिए लड़ाई चलेगी। अब चारों व्यक्ति जाएंगे, इन स्टूडेंट्स को मनाएंगे कि यार आप हमें वोट दीजिए, आप हमें दीजिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर चार अलग अलग नाम हैं जिनकी अलग अलग क्वालिटी है, ठीक उसी तरीके से बेटा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी हो सकती हैं। अब ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जैसे कि अगर हम बीजेपी का उदाहरण लें, हम कांग्रेस का उदाहरण लें, हम बसपा का उदाहरण लें, हम सपा का उदाहरण लें, ठीक है, हम एनएलओ का उदाहरण लें, एनएलओ, ठीक है, मतलब बेसिकली आप किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ पे एनएलओ का रहने देते हैं, चलिए। तो आप जानते हैं कि आपके पास ऑप्शंस हैं। अब आप ये भी देखते हो कि पार्टी कई बार एक ही जगह पर कुछ लिमिटेड लोगों को ही टिकट देती है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट आपको? चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा, मतदाताओं को मिलते रहना चाहिए। भारत में, भारत में आम चुनाव ठीक है। तो इस पॉइंट को समझते हैं, यहाँ पे प्रयास करते हैं कि इस पॉइंट को हम और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे ऑप्शन। यहाँ पर हम बेसिकली क्या है कि लोकसभा और ये वाला पूरा की पूरा आपका एक ही हिस्सा है, ठीक है। एक ही पॉइंट है। अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें, अब समझिए यार, अगर कहीं पर मतदाता है, अब वोट देने वाले क्या करेंगे, अपने शासक को चुनेंगे, अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। अब
जो लोकतंत्र है, चुनावी, जो बेसिकली चुनावी राजनीति जो है, चुनाव जो है वो ये कहता है, लोकतंत्र ये कहता है कि नियमित अंतराल पर सभी को मौका मिलते रहना चाहिए, और इसकी एक सही अवधि जो डिसाइड करी गई है आम चुनावों के लिए। आम चुनाव यानी जहाँ पर जनता लोगों को चुनती है। मैं इस चीज़ को भी मेंशन कर देता हूँ। आम चुनाव जहाँ जनता द्वारा सीधा चुनाव होता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल हम क्या दे रहे हैं, बेसिकली समझाने का प्रयास ये करा जा रहा है इसके माध्यम से कि भारत में जो आम चुनाव है, लोकसभा व विधानसभा, पंचायत और नगर निगम चुनाव जो है वो हर 5 वर्षों में होते हैं। आम चुनाव जहां जनता द्वारा सीधा चुनाव हो सकता है, उस स्थिति में भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि ये चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होने चाहिए, होने ही होने चाहिए, हर 5 वर्षों में चुनाव। कौन से चुनाव? वो भी आम चुनाव। ठीक है। अब ये जो हमारे चुनाव हैं, इनकी एक लिमिटेड अवधि भी है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है, हमें ये पता चल गया है कि बेसिकली आम चुनाव जो है हमारे, वो किस पैटर्न में, या उनका पैटर्न जो है, प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्या है, क्यों है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आखिरी जो एक पड़ाव रह रहा है उसके ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं, तो हम क्या देखते हैं भाई। हम्म, सुनिएगा आप, जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वह उसे निर्वा निर्वाचित माना जाता है। भारत में एक निर्वाचन क्षेत्र एक निर्वाचन क्षेत्र या सीट से कई उम्मीदवार खड़े होते हैं, पर निर्वाचन पर निर्वाचित एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों ताकि लोग बिना किसी भय के, भय या दबाव के वोट डाल सकें, वोट डाल सकें।
तो ये 2 पॉइंट और हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की है। तो इसी के साथ बेटा हमारा जो टेक्निकली जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, जिसके अंतर्गत हमने आपको लोकतांत्रिक चुनाव के जो लक्षण है कि कैसे पता चलेगा कि यार ये जो चुनाव हो रहे हैं लोकतांत्रिक हैं भी या नहीं है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स निकल कर सामने आते हैं। ये पॉइंट्स टोटल जो हैं वो हैं 1। पहला पॉइंट ये हो जाता है आपका। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है आपका, सॉरी, तीसरा ये हो जाता है आपका, चौथा ये हो जाता है और पांचवा ये हो जाता है। तो टोटल अगर आपसे कोई पूछे कि लोकतांत्रिक सरकार के लोकतांत्रिक चुनाव के लक्षण कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा कि 5 लक्षण हैं और इन 5 लक्षणों को आपको नोट करना है। मैं आपको बता देता हूँ इससे के साथ एक और चीज़ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक चुनाव के जो लक्षण हैं बेटा, इनके बारे में आज हमने पढ़ा है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसी और क्लासेस के साथ मैं आपके साथ समय समय पर जुड़ूंगा। आज की हमारी क्लास थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन से पूरी तरीके से भरी हुई है, वहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। ऐसी और क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। फिर मुलाकात आपसे होगी। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।